आज की संस्कृत कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय में अध्ययन करेंगे। आप देखिए, संस्कृत में सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्ण का हमें ज्ञान होगा तो हमें संस्कृत का आगे ज्ञान होगा। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। तो भाषा भाष्यते अन्य भाषा, भाष्यते अन्य भाषा, जो भाषण देते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के अपने मंतव्यों को संप्रेषित करते हैं, वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो वो किसके द्वारा की जाती है? भाषा के द्वारा। तो अपने मंतव्य को अभिव्यक्त क्या करते हैं? हम अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का। अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए, संप्रेषित करना, एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए भाषा क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अब देखिए, मैंने वर्ण विचार शुरू किया तो अपन को ज्ञान शुरू से होना चाहिए। संस्कृत आपसे पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। तो वर्ण विचार के लिए भाषा भाष्य की भाषा, कि भाई भाष्य में जो बोलते हैं अन्य वही इस प्रकार की भाषा होती है। अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए, दूसरे को बताने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। हम किसी से कहेंगे कि आप मेरे लिए यह काम करना, तो किसके माध्यम से बताया आपने? भाषा के माध्यम से, इशारों से तो नहीं बताया ना। तो वही क्या कहलाती है? भाषा, जिससे हम समझ सकते हैं। तो अब भाषा क्या है? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण। और वर्ण पढ़ेंगे तो अनार आम में अपन ने पढ़ा है अ से दो बिंदी के ह तक, उसके बाद में क से 11 तक ये होता है। लेकिन हम संस्कृत भाषा में माहेश्वरी सूत्र, संस्कृत भाषा में पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्र के अनुसार बताया गया है, और ये अपने माहेश्वरी सूत्र है। तो माहेश्वरी सूत्र भी कितने होते हैं? 14 माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं। चतुर्दश किंवदंती चतुर्दश, संस्कृत भाषा या 14 शब्द, 14 को क्या कहा जाता है? चतुर्दश। तो कति भवति? माहेश्वरी सूत्र चतुर्दश भवति, चतुर्दश भवति अर्थात कहाँ भवति? कस्य आगच्छति, कस्मिन् कहाँ से आएंगे? तो माहेश्वरी सूत्र श्री शंकर भगवान के द्वारा जब डमरू बजाया गया था, तो डमरू बजाते वक्त उनके डमरू से जो 14 ध्वनियां निकली थी, उन्हीं 14 ध्वनियों को हम माहेश्वरी सूत्र के अंतर्गत लाते हैं, और उससे ही संस्कृत की निष्पत्ति होती है, वर्णों की निष्पत्ति होती है संस्कृत। अब आपने देखा सब भाषाओं की जननी किसको कहा गया है? संस्कृत भाषा को कहा गया है। तो हमारी संस्कृत भाषा कौन सी है? तो वो कहाँ से? ये शिव भगवान के डमरू से जो 14 ध्वनियां निकली है, उन्हीं 14 ध्वनियों को हम माहेश्वरी कहते हैं। तो सबसे पहले माहेश्वरी सूत्र में सबसे पहले कौन सी ध्वनि निकली?
पूर्ण, कौन सी? अ ई पूर्ण, री र क, तीसरी ए ओ घ, और चौथी ऐ औ च, पांचवी ह य व र ट, और छठी लण, और सातवीं य म व ण न म, और आठवीं ज भ य, और नवीं ग र द स, और 10वीं ज भ ग र द स, और 11वीं ख प स ट थ च ज त व, और 12वीं क प य, और 13वीं स स व, और 14वीं हल। अब देखिए जब भी हम आइसोलेशन का ज्ञान करते हैं तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए, आपने अच संधि और हल संधि, अच वर्ण और हल वर्ण, अच वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर, और हल वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण। अब आप देखिए कि अ से च तक के वर्ण, अंतिम वर्ण को हम मानने नहीं मानते हैं, अंतिम वर्ण का तो ऐसे लोप हो जाता है। तो जब अपन यहाँ का किसका वो करते हैं तो अपन कुछ बनाते हैं, आज लिखिए तो मैं अच तृतीया का वर्णन किया, अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? अ ई उ री र ए ओ ऐ औ। ये किसके अंतर्गत है? अच तृतीया के अंतर्गत। अब अच तृतीया के अंतर्गत आए तो आप देखिए इसमें आपको अ से च तक के वर्ण, सारे वर्ण क्या है? स्वर वर्ण। क्या है ये? स्वर वर्ण है। और आप देखिए ये स्वर वर्ण है, इसके बाद में जब अपन ह से हल किया, अब हल किया में आप अंतिम वर्ण को छोड़कर, जो भी अंतिम वर्ण है उनको छोड़कर ह से और ल तक के वर्ण, ह से ल तक के वर्ण सब वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण है। इसलिए अच वर्ण और हल वर्ण, अच वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है और हल वर्ण को कौन से वर्ण कहा जाता है? व्यंजन वर्ण। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कौन कौन सा क्या है। तो अपने पास अच वर्ण में कौन कौन से आ गए? अ ई उ री र ए ओ ऐ औ, और हल वर्ण में क्या आ जाएंगे? यहां से देखिए आप, ह य व र ल, फिर य म न अंतिम वर्ण नहीं लिखना है। फिर ज भ, फिर ग लू ध, फिर ज लू ग लू द, ह ह च त थ ज त त प ये स स स, अब आप देखिए लेकिन इसको नहीं लिखेंगे तो ये सब वर्ण है, आप देखिए सारे व्यंजन वर्ण इसके अंतर्गत आए, हल वर्ण के अंदर। तो समझ में है ना अच वर्ण क्या है और हल वर्ण क्या है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कि अच संधि और हल संधि किसलिए कहा जाता है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, क्योंकि माहिर के अनुसार अ से च तक के वर्ण सारे स्वर वर्ण है, इसलिए उसे अच संधि कहा जाता है। और व्यंजन संधि में ह से ल तक के सभी वर्ण हल वर्ण है, इसलिए उसे हल संधि कहा जाता है। अब सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना आपने? सभी भैया बहनों को अपनी लेखनी पुस्तिका में
अब वर्ण भी देखिए, अभी मैंने आपको समझाया कि अचवर्ण और हल समझ में आया ना। अ से च तक के वर्ण अचवर्ण और अ से च तक के स्वर वर्ण और ह से ल तक के हल मतलब व्यंजन वर्ण। अब देखिए वर्ण भी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ये हम अचवर्ण और ये हम कौन से स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण में आप देखिए सबसे पहले हम स्वर वर्ण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब आपको ध्यान में होना चाहिए स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं और किसे कहा जाता है कि जो वर्ण स्वर वर्ण की परिभाषा है जो वर्ण किसी अन्य की सहायता से जो वर्ण किसी अन्य की सहायता से नहीं बोला जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य की सहायता से नहीं बोला जाता उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जो अन्य, जैसे मैंने बोला आ भी बोला तो आ भी किससे मिलके बनता है? अ और अ मिलकर आ बनता है। आपने जब सभी पढ़ी होगी 7th में इसमें तो आपको ध्यान में होगा। तो आपको जो वर्ण किसी अन्य की सहायता से नहीं बोला जाता उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है ध्यान में है कितने होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आप ये देखिए, पहले सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? अब सब भैया बहन अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया। अब आगे देखिए, जब हम ह्रस्व स्वर, तो आपको मैंने माहेश्वरी सूत्र में बताया गया था कि स्वर कितने होते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, क्योंकि स्वयं ही क्या होता है ये किसी पर आश्रित नहीं होते, स्वयं ही अपने आप में राजा होते हैं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, तो हम पर सबसे पहले ह्रस्व स्वर पढ़ेंगे। तो ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे? जिसमें क्या होता है कि जिसमें उच्चारण में एक मात्रा की ध्वनि ही क्या होती है? एक मात्रा का समय ही लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर तो किसकी? जिसमें जिसके उच्चारण में
उसे ह्रस्व स्वर कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जैसे मैंने बोल दिया ई, तो क्या लगा, एक मात्रा का समय ही लगा, जस्ट उसको अपन को बोलने में ज्यादा समय नहीं लगा, और एक ही भी, और ये भी कितने होते हैं, 5 स्वर 5 होते हैं। कितने होते हैं, प्रतिभूति 5, प्रतिभूति पंचभूति, तो ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, अ ई उ री और रे। 1 2 3 4 5 हुए नहीं हुए, ये क्या है, ह्रस्व, जिसको बोलने में सिर्फ एक पाठ समय लगता है, और बोला अ ई उ री रे। अब अगला कौन सा पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ से आपको लग ही रहा ना, दीर्घ यानी क्या होता है, बड़ा, अर्थात बड़ा स्वर। तो आपको दीर्घ स्वर में जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, कितनी मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि स्वर ये ह्रस्व है, तो हमने माहेश्वरी सूत्र में पढ़े, तो बाकी स्वर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो कौन कौन से होते हैं। अब इनसे बड़े से यहाँ से पढ़ो, आपको और से बड़ा, हाँ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। बड़े री में 2, ये तो अपन ने छोटा लिखा इस प्रकार, ये शुद्ध और ये 2 री लगेगी, तो बड़ा री बन गया। तो आ ई उ री, और ए आई ओ कितने हुए ये, आ ई उ री ए आई ओ औ। अब आगे ध्यान दीजिए कि मैंने दीर्घ स्वर लिखे, आप मेरे से प्रश्न ये करते हो दीदी ए कैसे है, ए कैसे है दीदी, क्योंकि ये भी 2 मात्राओं से मिलकर बना है, 2 स्वर वर्णों से मिलकर बना है। आप देखिए कि अ प्लस ई बराबर दीर्घ संधि में ए होता है, दीर्घ संधि में अ प्लस बड़ा आई ध्वनि मिलकर बड़ा आई होगा, और अ प्लस उ मिलकर क्या, 2 2 2 ही वो स्वर वर्ण मिलकर ही ये वर्ण बनते हैं, इसलिए दीर्घ है, बड़े हैं, बड़ा कहा गया और भी किसी से मिलकर नहीं मिलता, ये अपने आप में स्वतंत्र है, राजा है, स्वरातंत्र, स्वराभवती, क्योंकि अपने आप में क्या है, राजा है, और ये आपके इसको दे उपलुप्त स्वर। अब देखिए आपने जिसके उच्चारण का में एक मात्रा का समय लगे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसके उच्चारण में 3 मात्रा व उससे अधिक समय लगता है उसे
स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। जब भी हम किसी अन्य को आवाज देते हैं, मेन तो ये है कि जैसे अपन ने किसी से भी उच्चारण किया, आवाज दी, और उसके पीछे जैसे मैंने किया हरी, इस तरीके का पीछे चिन्ह हुआ, आवाज दिया कृष्ण, तो कितना मैंने उच्चारण लिया है। कोई भी शब्द का अपन उच्चारण अधिकता से करते हैं किसी, क्योंकि हर अंतिम वर्ण में ए ही, इधर आओ, अपने ऐसे नहीं बोलते क्या, आओ, तो अपन ने उच्चारण किया है। अब हरी के लिए पीछे की है, लेकिन इसके पीछे ये चिन्ह लगा हुआ है, इस प्रकार तो से हम प्लूत स्वर कहेंगे जिसको अपन अधिकता से बोल रहे कृष्ण राधे, तो अपन ने उसका उच्चारण अधिकता से किया है, 2 मात्राओं से 3 मात्राओं से भी अधिक उच्चारण किया है, इससे हमने उसे प्लूत स्वर कहा है। अब आप ये सब चीजें अपनी लेखनी पुस्तिका में लिखी है और अच्छे से लिखकर अपने ग्रुप पे भी भेज देना, और एक मात्राओं का ध्यान रखना, इसलिए कि आपको आपकी कॉपी में चेक होगी, ठीक है ना। तो आपको स्वर वर्ण समझ में आ गया ना कि कौन कौन से हैं, कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, अचवर्णों को कहते हैं, माँ इसके जो सूत्र से निकले हैं, और उसमें भी अचर वर्णों में या स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष दीर्घ ह्रस्व। हर्ष किन्हें कहा जाता है, किन वर्णों को कहा जाता है, दीर्घ स्वर किन वर्णों को कहा जाता है, और पूर्ण स्वर किन वर्णों को कहा जाता है। तो आपको ये सब बता दिए, ये याद भी करना है। अब हम आगे करेंगे व्यंजन वर्ण। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन, व्यंजन वर्ण, जिन्हें हम हल वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं, हल। अब आपको ध्यान में होना चाहिए, व्यंजन वर्ण अपने आप में व्यंजन ये है, लेकिन शुद्ध व्यंजन नहीं। जब अ मिलेगा तो पूरा व्यंजन होगा। पूरा व्यंजन किससे बनता है, जिसका आपको ध्यान में होना चाहिए। व्यंजन वर्ण की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों के साथ किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के साथ या किसके साथ किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के साथ किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण क्या कहते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिनका उच्चारण किसके साथ किया जाता है, स्वर वर्णों के साथ, नहीं तो अन्यथा यदि स्वर नहीं हो तो उस व्यंजन वर्ण के अंदर यदि व्यंजन वर्ण ही लिखते हैं तो व्यंजन के हलक लगा क्या लगाया दिया जाता है, जैसे मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया तो क्या, जब आप यदि व्यंजन वर्ण ही लिखते हैं तो व्यंजन वर्ण
और पूरा कब होगा जब ये स्वर के साथ जुड़े। ममता और म में भी किसका उच्चारण आया अ का, तो वो इसको पूरा करेंगे देखिए जब आपको जब पूरा ये वर्ण होगा। और व्यंजन वर्ण लिखना है आपसे यदि ऐसे तो व्यंजन वर्ण लिखे तो व्यंजन वर्ण तो इस तरीके से हलन के साथ भी लिखे जाते हैं। व्यंजन वर्ण कुल 33 होते हैं। कितने होते हैं व्याकरण में? व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितनी होती 33 होते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कितने व्यंजन वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण में सबसे पहले वर्ग आता है। आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए सब। अब व्यंजन वर्ण में आप सबसे पहले अब व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे तो अपने 5 वर्ग लिखेंगे। कितने होते हैं सबसे पहले व्यंजन वर्णों में 5 वर्ग। कितने होंगे 5 वर्ग होते हैं। और 5 वर्ग में कुल टोटल कितने हैं वर्गों में कुल 25 वर्ग कितने होते 25 वर्ण होते हैं। और अंतिम वर्ण अनुनासिक होता है। अनुनासिक होता है तो अनुनासिक माने किसको कहते हैं जो नाक से उच्चारित होते हैं, जैसे न म। तो वो क्या होंगे? अब आप देखिए कैसे आपको अनाराम भी याद है तो क्या लिखेंगे क ख ग घ। क्या आएगा इसके बाद में बताओ? क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके वर्ग कितने हो गए 5। अब इन पांचों ही वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन पांचों ही वर्गों को क्या कहते हैं? ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इन पांचों ही वर्गों को क्या कहा जाता है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इन पांचों ही वर्गों को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। और पांचों ही वर्गों के वर्णों को स्पर्श कहेंगे। वर्गों पे वर्णों को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण हम करते हैं उस समय जिह्वा कहीं न कहीं अपने मुख विवर में टकराती है। तो इससे स्पर्श जब भी कोई उच्चारण का किया जाता है करे किसी का भी उच्चारण करे तो अपनी जिह्वा कहीं न कहीं दांत में टकराएगी, तालव्य में टकराएगी, कहीं न कहीं टकराती। इसलिए हम वर्ग 5 होते हैं और पांचों ही वर्ग के अंतिम वर्ण को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं क्योंकि ये नासिका से उच्चारित होते हैं। तो इसलिए इन्हें
क्या कहा जाता है, इन्हें वर्गों के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 ही कितने, 25 ही वर्ण को क्या कहा जाता है, 25 वर्णों को 25 वर्णों 25 ही वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए सब भैया बहन अपनी लेखिका पुस्तिका में ये सब अपना गृह कार्य करेंगे, बहुत स्पष्टता के साथ करना है। और आपको तल्लीनता, जब भी क्लास की संस्कृति होगी तो आपको बड़े रोचक तरीके से, जैसे हम क्लास में ही बैठकर पढ़ रहे हैं, उस प्रकार आपको अध्ययन करना है। कोई समस्या हो तो आप मेरे से फोन करके भी पूछ सकते हो, और अच्छे से आपको जो भी पढ़ाया जाए उसका आपको अंतर्मन से ध्यान से अध्ययन करना है।